हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको थ्योरी के हिसाब से जो सीडीपी और पेडागोजी है वो कंप्लीट कराई जा रही है, जो कि आपका एग्जाम सीटेट 2024 होने वाला है। उसके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए जो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, उनमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिन्हें हम क्लियर कर चुके हैं। वो सारे सीटेट 2024 के नाम से लवली एकेडमी पर जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं और उन्हें कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, ताकि सीडीपी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके चाहे पेपर फर्स्ट में आने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे पेपर सेकंड में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो सभी आप बहुत अच्छे से कर पाएं और बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। क्योंकि सीडीपी के लिए सबसे मेन होता है पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाना। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू करते हैं और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था अभिप्रेरणा के बारे में, तो आज की क्लास है उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं संवेग के बारे में। जो संवेग होते हैं उनका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, संवेग किसे कहते हैं, इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सीडीपी की क्लास में जो आज हमारा चैप्टर है उसका नाम है संवेग। संवेग क्या होते हैं? संवेग को बोला जाता है इमोशंस। जो संवेग होते हैं उन्हें इंग्लिश में इमोशंस बोला जाता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के इमूवियर शब्द से बना है। जो इमोशन है इसे किस लैंग्वेज में? लैटिन भाषा के इमूवियर शब्द से बना होता है। संवेग का इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना, यानी किसी भी कार्य के प्रति किसी भी व्यक्ति को उत्तेजित कर देना, उसे उसकी ओर अग्रसर कर देना ही संवेग कहलाता है। मैकडूगल ने यानी जो संवेग हैं इनकी संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 बताई गई है, 14 बताई गई। यानी जो संवेग हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो इनकी टोटल संख्या 14 बताई है। 14 संख्या संवेगों की किसके द्वारा बताई गई है? तो मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। मैकडूगल ने बताया है कि बालक में जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है, मूल संवेग होते हैं। यानी जो मैकडूगल जी हैं उनका मानना था जब एक बालक जन्म लेता है, जब एक बालक पैदा होता है तो उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी संवेग नहीं पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है जन्म के समय बालक में कौन कौन से संवेग होते हैं, तो जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है, उसमें केवल मूल संवेग होते हैं। और जो मूल संवेग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अगर क्वेश्चन आता है जन्म के समय जो बालक में मूल संवेग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या कितनी होती है? 4। संवेग को अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बनाया गया है, जिसे लैटिन भाषा में इमूवियर कहा जाता है। और इमूवियर का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। उसके बाद है मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। संवेगों की 14 संख्या किसके द्वारा बताई गई है? मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। उन संवेगों का नाम क्या है? भूख है। जैसे एक बालक जब पैदा होता है तो उसमें भूख लगने का संवेग होता है। यानी एक बालक को जब भूख लगती है, जब वो पैदा होता है, उसे जो भूख लगती है तो उसके लिए वो आकस्मिक ही रोने लगता है। तो कैसे पता चलता है? जो भूख है ये संवेग बालक में जन्म के समय होता है। उसके बाद है नींद। एक बालक को जब नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। तो जन्म के समय यानी जन्म के तुरंत बाद में जो बालक में जो संवेग पाया जाता है वो नींद भी होती है। भूख है, नींद है, प्यास है और काम प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति का मतलब इसमें बताया गया है एक जो बालक है उसमें जो वात्सल्यता वाली काम प्रवृत्ति है वो बालक के अंदर मूल संवेग के रूप में पाई जाती है। जैसे वो अपनी माँ के बहुत क्लोज होता है, उसी प्रकार से जब बालक जन्म लेता है तो उसमें वात्सल्यता वाली काम प्रवृत्ति यानी वात्सल्यता वाली काम प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद है जो संवेग है इनकी 4 संख्या होती है। 4 संवेग जन्म के समय बालक में, यानी जन्म के समय बालक में ये 4 संवेग होते हैं। जन्म के समय बालक में कितने संवेग होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूख है, नींद है, प्यास है और काम प्रवृत्ति है। ये सारे संवेग जब एक बालक पैदा हो जाता है तो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो संवेगों से आई होप जितने क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। संवेग वाली जो चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चिंतन के बारे में। जो थिंकिंग होती है वो किसे कहते हैं? ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और इनसे आने वाले 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से इतने कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जो चिंतन होती है उसे इंग्लिश में थिंकिंग कहा जाता है। चिंतन का अर्थ होता है किसी के भी द्वारा किसी चीज की सोच, यानी एक व्यक्ति की सोच क्या है, वो किस प्रकार से चीजों को सोचता है, इसे चिंतन के अंतर्गत रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग मानसिक क्रियाओं के द्वारा समस्या समाधान के लिए करता है तो इसे
चिंतन कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति, उसे जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी का यूज अपने दिमाग के तौर पर, अपनी मेंटलिटी के तौर पर जब उसे किसी समस्या समाधान के लिए यूज करता है तो उसे क्या कहा जाता है? चिंतन। और जो चिंतन होता है उसे मुख्य रूप से एक बालक में, जैसे क्वेश्चन आता है, एक बालक में चिंतन कब पैदा होता है? तो जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, जब व्यक्ति के सामने समस्या आ जाती है, उसमें जो चिंतन की अवस्था है, जब व्यक्ति के सामने समस्या आ जाती है तो चिंतन उसी समय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि एक इंसान के सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब उसके सामने, तो व्यक्ति में चिंतन स्टार्ट हो जाता है। जैसे भी कोई समस्या आई तो व्यक्ति सोचना, विचारना, समझना, उन चीज़ों को उसे हल करने के लिए अपने दिमाग में जो चीज़ें सोचता विचारता है कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, इसे किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, उसी को चिंतन कहा जाता है। चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, ये अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है उसका ज्ञानात्मक पहलू होता है। यानी मानसिक, यानी एक व्यक्ति जब चिंतन करता है तो वो अपनी मेंटलिटी के हिसाब से करता है, मानसिक रूप से ही तो चिंतन कर पाएगा। तो ये चिंतन की मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन किस अवस्था में, यानी कब प्रारंभ होता है? जब व्यक्ति के सामने समस्या आ जाती है तो व्यक्ति में चिंतन स्टार्ट हो जाता है। चिंतन मुख्यतः 4 प्रकार का देखा जाता है। यानी चिंतन है जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का देखा जा सकता है। हाँ, अगर कभी कभी ऑप्शन में 2 प्रकार का, जैसे 4 ऑप्शन में आता ही नहीं है, और अगर ऑप्शन में केवल 2 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, 5 दिया जाता है, 6 दिया जाता है, इस प्रकार से, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते हैं। उसके बाद है जो 4 प्रकार का चिंतन होता है, ये होता है मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। यानी जब व्यक्ति के सामने कोई चीज होती है उसके बारे में जब सोचना, विचारना, समझना शुरू कर देता है तो उसे मूर्त चिंतन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज उसके सामने होती है तो उसे किस में रखा जाता है? मूर्त चिंतन के अंदर रखा जाता है। अमूर्त चिंतन के अंदर उस चीज को रखा जाता है जो चीज व्यक्ति के सामने अप्रत्यक्ष रूप से होती है, तो उसे किसके अंदर रखा जाता है? अमूर्त चिंतन के। तार्किक चिंतन, जब किसी भी चीज की समस्या है वो बहुत बड़ी हो जाती है या व्यक्ति के सामने किसी भी समस्या को सॉल्व करना होता है तो उसका जो तर्क वितर्क करना होता है उस चीज के बारे में, ये सही है, ये है, यानी कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं होता है और व्यक्ति उन सभी चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो वहां कौन सा चिंतन आता है? तार्किक चिंतन। उसके बाद है सृजनात्मक चिंतन। यानी व्यक्ति जब किसी भी नई चीज का उत्पाद करता है, नई चीज की रचना करना चाहता है और जब उस चीज के बारे में सोचता है तो कौन सा चिंतन होता है? सृजनात्मक चिंतन। आई होप कि चिंतन से आपके आने वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समायोजन और कुसमायोजन के बारे में। यानी समायोजन किसे कहते हैं और कुसमायोजन किसे कहा जाता है? तो समायोजन का अर्थ होता है अच्छी तरह से परिस्थितियों के अनुकूलन की प्रक्रिया। समायोजन का अर्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमारे सामने आती है और हम उसमें समायोजित हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, खुद को उसी परिप्रेक्ष्य में ढाल लेना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय खुद को उसी कार्य के अनुरूप डाल लेता है या ढाल लेता है तो उसे समायोजन कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो कैसी सोसाइटी में रहता है, जैसे एक व्यक्ति है पहले किसी अलग प्रकार की सोसाइटी में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सोसाइटी है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जब वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है या दूसरी जगह जाता है तो थोड़ी सी सोसाइटी का चेंज हो जाना, तो खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। यानी कि सोसाइटी के चेंज होने पर खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, खुद को उसी के अनुरूप ढाल लेना। उसके बाद है कुसमायोजन। कुसमायोजन किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति में कुंठा, असंतोष, निराशा आदि चीजें आ जाती हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लोगों से उसे टेंशन हो जाती है, उसमें कुंठा का भाव आ जाता है, किसी चीज को लेके असंतोष का भाव आ जाता है, जैसे कि किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, किसी ने किसी चीज की उसे होप थी और वो कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उसके अंदर, उसके दिमाग में जो स्थिति होती है, वो उसकी जो मेंटलिटी हो जाती है, उसी के द्वारा जो निराशा आ जाती है या किसी भी कार्य के प्रति जब वह खुद को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसे कुसमायोजन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कुसमायोजन।
यानी उसको किसी भी चीज के प्रति जब निराशा का भाव आ जाता है, जब खुद को वो हीन समझने लगता है, खुद में कुंठा का भाव आ जाता है, उसे असंतोष हो जाता है, निराशा आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कुसमायोजन कहा जाता है। और समायोजन जब भी व्यक्ति किसी नई परिस्थिति के अंदर जाता है और खुद को उस नई परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेना या खुद को उसी के अनुरूप बना लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं भग्नाशा या कुंठा के बारे में। जो भग्नाशा होती है या कुंठा होती है वो किसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक ही चीज में समझ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन। यानी एक व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को लेके जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसे भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। जैसे कि बार बार कोशिश करने पर भी जब सफलता प्राप्त नहीं होती है और जब व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है तो इसी को भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति को जैसे किसी भी चीज को लेके वो बार बार कोशिश करता है, किसी वो कार्य करने के लिए बार बार कोशिश करता है और जब वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो उसके अंदर क्या कौन सा भाव आ जाता है? भग्नाशा या कुंठा का भाव आ जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। आई होप आपको जितनी भी ये टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।